भाई। हम नीरज तिवारी आप सभी को वैभव मैथमेटिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। हम लोग इतिहास में मुगल राजवंश को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बाबर के 5 पुत्र थे। बाबर के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा बेटा का नाम था हुमायूं और उसके बाद कामरान था, फिर मिर्जा अस्करी और मिर्जा हिंदाल, और एक था आपका सुलेमान मिर्जा। ये बाबर के 5 बेटे हुए। सबसे बड़ा बेटा का नाम था हुमायूं, उसके बाद कामरान था, फिर मिर्जा अस्करी था, फिर सुलेमान मिर्जा और मिर्जा हिंदाल। बाबर मरने से पहले हुमायूं को एक जिम्मेवारी सौंप के मरा था। उसने कहा था कि मेरा जितने भी विजित प्रदेश है उन सभी को मेरे बेटों में समान रूप से बांटा जाए। अपने पिता की बात को मानते हुए हुमायूं जो था, उसका जो विजित प्रदेश था उसमें अपने भाइयों को बांटता है। बांटने के क्रम में वो कामरान को जो है काबुल और कंधार का क्षेत्र देता है। काबुल और कंधार का क्षेत्र जो है वो कामरान को देता है। उसके बाद मिर्जा अस्करी को संभल का क्षेत्र देता है। फिर मिर्जा हिंदाल को जो है वो अलवर और मेवाड़ का क्षेत्र देता है। ये हुमायूं के अपने भाई थे। हुमायूं के अपने भाई हुमायूं था, कामरान था, मिर्जा अस्करी था और मिर्जा हिंदाल था। एक हुमायूं का चचेरा भाई था जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा। सुलेमान मिर्जा को वो बदखसा का क्षेत्र देता है। सुलेमान मिर्जा को वो बदखसा का क्षेत्र देता है। उसके बाद क्या होता है कि हुमायूं खुद मुगल राजवंश की गद्दी पर बैठता है, अर्थात भारत में दिल्ली की गद्दी पर खुद हुमायूं बैठता है और अपने भाइयों को कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र देता है, मिर्जा अस्करी को संभल का क्षेत्र देता है तथा मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ का क्षेत्र देता है और अपना चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसा का क्षेत्र देता है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? हुमायूं के बारे में। बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हुमायूं जो था ये बाबर की मृत्यु के बाद 1530 से हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद 1530 से 1556 तक मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा। अब देखिए हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। तो हुमायूं का जन्म जो था, हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। उसके बाद राजा बनने से पहले हुमायूं जो था वो बदखसा का सूबेदार था। बदखसा का सूबेदार था हुमायूं। शासक बनने से पहले वो बदखसा का सूबेदार था। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। अब देखिए हुमायूं बादशाह कैसे बनता है। फिर बादशाह बनने के क्रम में हुमायूं के साथ
किन किन बातों को हुमायूं को सामना करना पड़ा, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। हुमायूं 1530 से 1526 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। फिर हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पूर्व वो जो था बदखशा का सूबेदार था। अब हुमायूं का अगर हम लोग देखते हैं कि वो गद्दी पर कब बैठा, तो हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब हुमायूं जो है जब शासक बनता है उस समय इसके सामने बहुत ही चुनौती थी। कहा ऐसा जाता है कि हुमायूं शासक बनने से पूर्व कोई भी या शासक बनने के बाद भी कोई नया प्रदेश नहीं जीता। बाबर द्वारा जो जीता गया प्रदेश था उसी को संभालने में यह बहुत ही व्यस्त था, क्योंकि उस समय जो था महमूद लोदी, एक था महमूद लोदी, दूसरा था शेर शाह और तीसरा था बहादुर शाह। ये जो था तीनों उस समय बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। महमूद लोदी, शेर शाह और बहादुर शाह। महमूद लोदी ये लोदी वंश का ही बचा खुचा था। उसके बाद शेर शाह था, ये सूर साम्राज्य का संस्थापक हुआ था आगे चल करके। और गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह। ये तीनों अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे, जिससे हुमायूं को खतरा पहुंचने लगा। और सबसे बड़ी चुनौती हुमायूं के साथ ये थी कि हुमायूं के जो भाई लोग थे, कमरान, अस्करी, हिंदाल और मिर्जा सुलेमान, ये सब विद्रोही हो गए थे और उनके सामने विद्रोह करने लगे। इससे हुमायूं की शक्ति को और हानि पहुंची। तो हुमायूं अब युद्ध की ओर बढ़ता है। हुमायूं 1530 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं सबसे पहले हुमायूं सबसे पहले 1531 में जो है ये कलिंजर पर आक्रमण करता है। गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले हुमायूं कलिंजर पर आक्रमण करता, आक्रमण तो नहीं करता है, उसको घेरा डाले रखा है। जैसे पूरा कलिंजर के प्रदेश को घेरे रखता है और कुछ महीनों तक पूरा कलिंजर को घेरे रखा। लेकिन फिर क्या था, हुमायूं जो था धैर्य को खो गया, मतलब अपना धैर्य खो दिया और फिर कलिंजर से अपना घेरा को हटा लिया। उस समय जो था कलिंजर का शासक जो था वो प्रताप रुद्रदेव था। इस कारण से हुमायूं कलिंजर को घेरा क्यों डाला, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो हुमायूं कलिंजर पर इसलिए घेरा डाला क्योंकि जो ये कलिंजर का शासक था प्रताप रुद्रदेव, वो जो था अफगानों की मदद कर रहा था। इससे चिंतित होकर तथा दुखित होकर हुमायूं जो है कलिंजर को घेरे रखता है। लेकिन कुछ महीने के बाद ये जो है अपना धैर्य को खो बैठता है। धैर्य को खो बैठने के बाद ये कलिंजर से अपने घेरा को हटा लेता है। उसके बाद वहां के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उनके साथ ये संधि कर लेता है। उसके बाद कलिंजर के बाद 1531 में ही ये जो है देवरा का युद्ध लड़ता है। सबसे पहला युद्ध इसका जो है देवरा का युद्ध भारत में होता है। अब देखिए देवरा के युद्ध में हुमायूं जो था ये महमूद लोदी के साथ युद्ध लड़ता है। इसमें महमूद लोदी पराजित होता है और हुमायूं जो है विजयी होता है। देवरा के युद्ध जो है 1531 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में होता है। इसमें जो है महमूद लोदी पराजित होता है और फिर हुमायूं जीतता है। फिर 1531 के बाद हुमायूं जो है गुजरात की ओर बढ़ा। गुजरात में जो वो बहादुर शाह है उसको लगा कि इनकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये गुजरात को जीतने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वहां पे अभी उसका युद्ध चल ही रहा था कि उनको पता चला कि यहाँ पे शेर शाह सूरी जो है बहुत ही शक्तिशाली होते जा रहा है और वो उनके कई क्षेत्रों को जैसे बंगाल को जीत लेता है। तो फिर क्या था, हुमायूं पुनः लौट चला और शेर शाह सूरी की ओर बढ़ा। तो शेर शाह सूरी उस समय चुनारगढ़ का शासक हुआ करता था। शेर शाह सूरी जो था वो चुनारगढ़ का शासक था उस समय। तो हुमायूं जो था चुनारगढ़ को घेरता है। हुमायूं चुनारगढ़ को चारों तरफ से घेर लेता है।
अर्थात ये चुनारगढ़ का घेरा डालता है। ये भी आपको देखा जाए तो ये 1532 के आसपास में चुनारगढ़ का हुमायूं घेरा डालता है। इसमें भी क्या हुआ कि हुमायूं बहुत समय तक चुनारगढ़ का घेरा डाले रखा, लेकिन शेर शाह सूरी जो था बहुत ही चतुर था। उसने क्या किया कि आत्मसमर्पण का बहाना बना लिया और हुमायूं को बोला कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस कारण हुमायूं जो था अपना घेरा जो है वो उठा लेता है। इसके बाद ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल होती है कि वो शेर शाह सूरी के चुनारगढ़ से अपने घेरा को हटाता है, क्योंकि इससे अब क्या था कि हुमायूं एक तरीके से निश्चिंत हो गया कि अब शेर शाह सूरी से हमको खतरा नहीं है, और हुमायूं जो था, ये शेर शाह सूरी जो था, ये भी निश्चिंत हो गया कि अब हुमायूं से हमको खतरा नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर शेर शाह सूरी जो है अपनी शक्ति को बढ़ाता चला गया। तत्पश्चात वो इतना शक्तिशाली हो गया कि हुमायूं को हराकर उसको अपने देश से खदेड़ निकाला। अब देखिए ये 1532 में जब चुनारगढ़ का घेरा डालता है तो इसमें शेर शाह जो है आत्मसमर्पण के बहाना बनाते हैं। बहाना बनाने के बाद हुमायूं घेरा को उठा लेता है। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि जून के महीने में भारत में बरसात का मौसम आता है। जून के महीने में जो है भारत में बरसात का मौसम आता है। इसमें क्या होता है कि बरसात के मौसम में मुगल सैनिक जो थे उनमें मलेरिया रोग फैल गया था। मुगल सैनिक में एक रोग फैला था जिसका नाम था मलेरिया। अब इस रोग के कारण मुगल सैनिक जो है कमजोर पड़ गई, और शेर शाह सूरी बहुत ही चालाक था और ये अवसरवादी भी था। ये अवसर का लाभ बहुत ही उचित समय पर उठाता था तथा इसको कभी खोता नहीं था। तो शेर शाह सूरी इस अवसर का लाभ उठाकर ये जो है हुमायूं पर आक्रमण करता है, और इसका पहला युद्ध लड़ा जाता है चौसा का युद्ध। हुमायूं जो है इस 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं 26 जून 1539 को लड़ता है। यह युद्ध चौसा नामक के गांव पे हुआ था। यह युद्ध जो है, चौसा जो गांव है वो कर्मनाशा नदी के तट पर था। चौसा गांव कर्मनाशा नदी के तट पर था। अब हुआ क्या कि इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीतता है और हुमायूं जो है पराजित होता है। तो हुमायूं चौसा के युद्ध में हारने के बाद जैसे तैसे एक निजाम नाम का भिस्ती था। निजाम नाम के भिस्ती की सहायता से हुमायूं जैसे तैसे गंगा नदी को पार करके आगरा पहुंचता है, और लेकिन शेर शाह सूरी उसको ज्यादा मौका नहीं देता है, और 17 मई 1540 को 17 मई 1540 को बिलग्राम या कनौज का युद्ध, और 17 मई 1540 को बिलग्राम या कनौज का युद्ध जो है वो फिर हुमायूं के साथ लड़ता है। ज्यादा उसको समय नहीं दिया, और इस युद्ध में क्या हुआ कि हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ और उसे इस देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर से एक बार रिपीट करवाते हैं। 26 जून 1539 को हुमायूं जो था ये चौसा का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में हुमायूं जो था बुरी तरह पराजित हुआ और शेर शाह सूरी विजयी हुआ। इस युद्ध की बात है कि हुमायूं जो था इस युद्ध में जीतने के बाद, इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह जो है वो शेर शाह की उपाधि धारण करता है। अब देखिए शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद, लेकिन बहार खान लोहानी ने जब वो शेर को मारता है शेर शाह तो उसको शेर खां की उपाधि देता है। बहार खान लोहानी द्वारा शेर को मारने के उपलक्ष्य में इसको शेर खां की उपाधि दिया जाता है। लेकिन जैसे ही चौसा का युद्ध जीतता है शेर शाह तो यह खुद को शेर शाह की उपाधि धारण करता है। शेर शाह की उपाधि ये शेर शाह की उपाधि चौसा के युद्ध में ही धारण करता है। और इस युद्ध के बाद हुमायूं जो शेर शाह जो है बंगाल और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेता है।
बंगाल और बिहार पर अपना अधिकार जमा लेता है तथा दिल्ली पर भी अपना अधिकार जमा लेता है। अब देखिए, इस युद्ध के बाद 17 मई 1540 को बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ। यह युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित होता है और शेरशाह जीतता है। इस युद्ध की सबसे खास बड़ी बात यह थी कि इस युद्ध के बाद शेरशाह जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, वो दिल्ली पर अपना शासन चलाता है। और ये युद्ध हारने के बाद हुमायूं जो है सबसे पहले पंजाब भागता है। यह युद्ध हारने के बाद हुमायूं सबसे पहले पंजाब भागता है। पंजाब में भी अफगानों ने इसका पीछा किया। अफगानों के पीछा करने के कारण ये पंजाब से लाहौर भागा। लाहौर में उस समय उसका भाई था कामरान। कामरान जो था वो लाहौर में ही था। अब क्या था कि कामरान से इसने मदद की गुहार लगाई कि भाई है भी मेरा मदद करे, लेकिन कामरान जो है इसको मदद नहीं करता है। तब अंततः वो हुमायूं जो है वो भागता है सिंध की तरफ, और सिंध की तरफ भागता है तो सिंध के रेगिस्तान में यह 3 वर्ष व्यतीत करता है तथा दर दर भटकता रहा, लेकिन वहां पे उसको कोई भी मदद नहीं मिली। लेकिन एक खुशी जो थी उसके सामने एक खुशी की झलक आई, और ये खुशी की झलक ये थी कि हुमायूं को जो था उस समय हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। हिंदाल के जो थे एक आध्यात्मिक गुरु थे, इसका नाम था मीर अकबर जामी। ये हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे, इनका नाम था मीर अकबर जामी। मीर अकबर जामी की एक पुत्री थी, उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। इनसे हमीदा बानो बेगम से हुमायूं को प्यार होता है। तत्पश्चात वो हमीदा बानो बेगम से शादी करते हैं। जब वो सिंध भाग कर गया तो वहां पे हिंदाल में मीर अकबर जामी की पुत्री जो थी, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, इनके साथ जो है हुमायूं विवाह करता है। इनके साथ हुमायूं विवाह कब करता है तो 29 अगस्त 1541 को हुमायूं विवाह करता है हमीदा बानो बेगम के साथ। इन्हीं के गर्भ से एक महान पुत्र रत्न जिनका नाम था अकबर, इन्हीं के गर्भ से एक महान पुत्र रत्न अकबर की प्राप्ति होती है। अकबर का जन्म जो था 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। इनका जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में, वहां पे एक राणा थे, राणा बिलसाल। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा बिरसाल के महल में होता है। अब देखिए, अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम, ये तो क्लियर हो गया। और कैसे अकबर का जन्म हुआ था ये भी क्लियर हो गया। किन परिस्थितियों में अकबर का जन्म हुआ था ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, यहीं पे एक बहुत ही राजनीतिक मोड़ आती है हुमायूं के साथ, ये कि यहीं पे बैरम खां के साथ एक था बैरम खां। बैरम खां के साथ हुमायूं की मुलाकात सिंध में ही होती है, और बैरम खां ने हुमायूं को ईरान जाने का सलाह दिया। इसने हुमायूं को ईरान जाने का सलाह दिया। ईरान अर्थात पर्सिया। इसने हुमायूं को ईरान या पर्सिया जाने का सलाह दिया। कौन? तो बैरम खां ने दिया। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि बैरम खां की बात को हुमायूं मानता है। बैरम खां की बात को हुमायूं मानता है, और इस बात को मान करके वो जो है
ईरान चला गया। ईरान गया तो उस समय ईरान का जो शाह था, ईरान का शाह ताहमसप, ईरान का जो शाह था वो ताहमसप, वो जो है हुमायूं को मदद देना स्वीकार कर लिया तथा इस मदद का लाभ उठाकर हुमायूं ने सबसे पहले अपने भाइयों का दमन किया, क्योंकि उनके भाई जो थे विद्रोही हो गए थे। और कामरान जो था, उसके भाई कामरान, मिर्जा हिंदाल, मिर्जा अस्करी और सुलेमान मिर्जा, इन लोगों को ये दमन करता है तथा अपना हारा हुआ प्रदेश काबुल और कंधार को पुनः जीतता है। तब तक क्या होता है कि उस समय जो है शेर शाह सूरी मर जाता है। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तब जो है ये इस अवसर का लाभ उठाता है कौन? हुमायूं, क्योंकि सूर साम्राज्य जो था, सूर साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी था और ये सूर साम्राज्य कमजोर होता चला गया। इस अवसर का लाभ उठा करके हुमायूं जो है पुनः भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। उसके पास शक्ति भी आ गई थी, उसके पास धन दौलत भी आ गया था। तो सबसे पहले हुमायूं जो है 1555 में भारत पर आक्रमण करने के क्रम में हुमायूं सबसे पहले 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। सबसे पहले 1555 में ये मछीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। इस युद्ध में हुमायूं जो है विजयी होता है और पंजाब के राज्य जो था, मछीवाड़ा के युद्ध में पंजाब के राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। 1555 में हुमायूं जो है मछीवाड़ा के युद्ध लड़ता है और पंजाब पर अपना अधिकार जमाता है। फिर जो है हुमायूं का एक अंतिम युद्ध हुआ। हुमायूं का अंतिम युद्ध सूर साम्राज्य के खिलाफ हुआ था। इस युद्ध के बाद हुमायूं जो है पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह युद्ध का नाम था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जो हुआ था ये भी 1555 में ही हुआ। जब हुमायूं दोबारा आया, भारत पे आक्रमण किया, तो ये भी युद्ध जो है ये 1555 में ही सरहिंद का युद्ध हुआ। ये युद्ध हुमायूं में और सिकंदर सूर में हुआ था। सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच ये युद्ध जो था हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ कि सिकंदर सूर जो था, ये सूर साम्राज्य का था, बुरी तरह पराजित हुआ और हुमायूं विजयी हुआ। इस युद्ध के बाद हुमायूं जो है पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यह दिल्ली की गद्दी पर 1555 ईस्वी में पुनः बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर 1555 में पुनः बैठता है, लेकिन ज्यादा दिन तक सत्ता का सुख नहीं भोग पाता है, क्योंकि हुमायूं जो था हुमायूं जो था ये 1533 ईस्वी में, हुमायूं 1533 ईस्वी में दिल्ली में एक नए नगर की स्थापना करता है। इस नगर का नाम था दीनपना। हुमायूं जो है 1533 ईस्वी में दिल्ली में एक नए नगर की स्थापना करता है। इस नगर का नाम था दीनपना। दीनपना नगर में हुमायूं का पुस्तकालय था, तो वो अक्सर उस पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों पर पुस्तक लेने के लिए चढ़ा था। तभी क्या हुआ कि वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिर गया और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अर्थात हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीनपना नगर में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं का मकबरा जो है यही दीनपना में बसाया गया। हुमायूं का मकबरा इसी दीनपना में बनाया गया। कभी कभी दिल्ली भी देता है, तो दिल्ली जो है वो दिल्ली में ही दीनपना बनाया गया था। तो हुमायूं का मकबरा जो है ये दीनपना में है। उसके बाद देखा जाए तो एक हुमायूंनामा है। हुमायूं के बारे में, इसको हुमायूं की जीवनी इसमें लिखा गया है हुमायूंनामा में। इसके जो लेखक है, लेखिका है, उनका नाम है गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखिका गुलबदन बेगम है। और हुमायूं जो था
ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। हुमायूं जो है ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था, इसीलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़ों को पहनने का नियम बनाया। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम हुमायूं भी बनाता है, क्योंकि यह ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करता है। अब देखिए हुमायूं के बारे में लेन पूल, ये इतिहासकार है, ये लेन पूल इतिहासकार है, ये हुमायूं के बारे में लिखते हैं कि हुमायूं जैसे तैसे अपने गिरते पड़ते अपने जीवन से मुक्ति पा गया। ठीक उसी तरह जिस तरह वह तमाम जिंदगी में गिरते पड़ते चलता रहा, हुमायूं जैसे तैसे अपने जीवन से मुक्ति पा गया। ठीक उसी तरह जैसे कि वो अपने जीवन में जैसे तैसे गिरते पड़ता रहा। इसके बारे में यह कथन जो है लेन पूल का है, यह हुमायूं के बारे में है। तो हुमायूं खत्म होता है, लेकिन हुमायूं की अगर शासन हम देखते हैं, अगर वास्तविक हुमायूं कब कब भारत पर शासन किया था, तो देखिए 1530 से 1540 तक, क्योंकि 1540 में कनौज या बिलग्राम की युद्ध में हुमायूं हारता है और पुनः सिंध पर लौट जाता है। उसके बाद ये लगभग 15 वर्ष तक बाहर रहा, तब जाके फिर भारत पे आक्रमण किया, फिर भारत के प्रदेशों को जीता। तो 1530 से 40 और फिर 1555 में दोबारा आक्रमण करता है और 1556 में फिर ये आता है। यानी कि ये जो है दीनपनाह में इसकी मृत्यु जो होती है 1556 में ही, हुमायूं की मृत्यु दीनपनाह में 1556 ईस्वी में होती है। और 1555 से 56 में ये दोबारा आया तो यहाँ पे शासन किया। लेकिन हुमायूं अब देखिए 1540 से लेकर के 1555 तक किसी न किसी ने तो यहाँ पे राज किया होगा। और इस समय राज जो किया वो था सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य जो था वो राज किया। सूर साम्राज्य राज किया। सूर साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को सूर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तथा द्वितीय अफगान वंश। अब देखिए सूर साम्राज्य जो है, पहले तो इसको देख लीजिए 1540 से 1500 ये जो शेरशाह सूरी जो था ये 1540 से 1545 तक सूर साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी तथा द्वितीय अफगान राजवंश के भी संस्थापक शेरशाह सूरी था। द्वितीय अफगान कहने का मतलब ये है कि प्रथम अफगान जो था वो लोधी वंश था, लेकिन द्वितीय अफगान जो हुआ वो सूर साम्राज्य हुआ। और ये चूंकि अफगानी था इसलिए इसको अफगान भी कहा जाता है, द्वितीय अफगान। अब देखिए हुमायूं के बारे में अगर देखते हैं तो हुमायूं के बचपन का नाम जो था वो फरीद था। हुमायूं के बचपन का नाम फरीद था, फिर उसका नाम पड़ा शेर खां। शेर खां एक व्यक्ति था जिसका नाम था बहार खां लोहानी। ये बहार खां लोहानी जो है, जब शेर खां एक शेर को मारता है तो इस शेर को मारने के उपलक्ष्य में बहार खां लोहानी जो है इसको शेर खां की उपाधि देते हैं। फिर जो है हुमायूं शेरशाह की पदवी उपाधि धारण करता है। ये कब धारण करता है, जब हुमायूं चौसा के युद्ध 1539 में, जब हुमायूं चौसा के युद्ध में शेरशाह जो है चौसा के युद्ध में जब हुमायूं को पराजित करता है, तो इस युद्ध में जीतने के बाद हुमायूं शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण करता है। उसके बाद इसने शेरशाह जो एक और उपाधि धारण किया था, इसका नाम था रैयत आला। शेरशाह की एक और उपाधि थी जो थी रैयत आला। ये उपाधि धारण करने के बाद शेरशाह जो है जो दक्षिण बिहार का स्वामी बना।
रैयत ए आला की उपाधि धारण करने के बाद शेरशाह दक्षिण बिहार का स्वामी बना। और उसके बाद हुमायूं की अगर विवाह की बारे में अगर हम लोग देखते हैं शेरशाह की, तो शेरशाह जो है लगभग 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में एक विधवा से विवाह करता है। विधवा जो थी उस समय चुनारगढ़ का किला था, चुनारगढ़ का किलेदार का नाम था ताज खान। ताज खान जो है चुनारगढ़ का किलेदार था, इन्हीं की विधवा थी। इनकी विधवा का नाम क्या था? लॉर्ड मलिक। ये लॉर्ड मलिक के साथ जो है शेरशाह सूरी विवाह करता है और विवाह करने के बाद चुनारगढ़ को अपना अधिकार जमा लेता है। अब क्या हुआ कि चुनारगढ़ पर अधिकार जमाने के बाद वो धीरे धीरे पूरे भारत में अपना राज्य को बढ़ाता है। तत्पश्चात इसकी जो मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु जो होती है 1545 ईस्वी में होती है, जब यह कलिंजर पर अपना आक्रमण कर रहा था। कलिंजर पे जब यह कलिंजर पर आक्रमण कर रहा था, उसी आक्रमण के दौरान जो तोपखाना था, इस तोपखाना के फटने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। वो जो है उस पे लगभग कलिंजर को जीत लिया था हुमायूं, लेकिन तोपखाना फट जाने के कारण कलिंजर में इनकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। अब देखिए शेरशाह सूरी के कार्य भी बहुत ही बड़े बड़े किए हैं। अब देखिए इनका कार्य जो है क्या है। अब देखिए इसने एक माप तौल की नई प्रणाली को विकसित किया था। भूमि के माप तौल के लिए एक नई प्रणाली विकसित किया था जिसका नाम था गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी को इसने विकसित किया और एक था सन की डंडी। ये नाप तोल की पद्धति थी जो कि शेरशाह द्वारा विकसित की गई थी। गजे सिकंदरी एवं सन की डंडी। गजे सिकंदरी जो था ये 32 अंक वाला था। इसमें 32 अंक हुआ करता था गजे सिकंदरी में। इसी से भूमि को नापा जाता था। अब देखिए इसमें सिक्के भी बहुत चलाए, जैसे कि इसका सबसे महत्वपूर्ण शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया सिक्का वो था चांदी का रुपया। ये जो है चांदी का रुपया चलाता है। चांदी का रुपया ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये तांबे का दाम चलवाता है। अब देखिए चांदी का रुपया जो था वो 178 ग्राम के बराबर हुआ करता था। चांदी का रुपया 178 ग्राम के बराबर, और ये तांबे का जो दाम था ये 380 ग्राम के बराबर होता था। चांदी का रुपया 178 ग्राम और तांबे का दाम जो है वो 380 ग्राम के बराबर होता था। अब देखिए इसमें एक और बात थी, उस समय हुमायूं शेरशाह के समय जो था सोना का जो सिक्का था, सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसके समय सोने के सिक्के को असरफी कहा जाता था। असरफी ये जो था सोने का सिक्का था। और ये जो था इसकी वैल्यू 167 ग्राम के बराबर होती थी। सोने के सिक्के को शेरशाह के समय असरफी कहा जाता था और इसकी वैल्यू जो थी वो 167 ग्राम के बराबर हुआ करती थी। अब देखिए शेरशाह सूरी के बारे में, उस समय इसके समय 23 टकसालें थी। टकसालें क्या होता है? तो जहां पे सिक्का को ढाला जाता है उसी को टकसाल बोला जाता है। तो उस समय 23 टकसालें थी। शेरशाह के समय 23 टकसालें थी। इन टकसालों में शेरशाह का नाम अंकित किया जाता था, जिसमें अरबी भाषा एवं नागरी लिपि में भी अरबी एवं नागरी ये दोनों लिपि में
शेर शाह को नाम जो है इस सिक्के पर अंकित किया जाता था। अब देखिए शेर शाह जो एक सड़क का निर्माण करवाता है, वो जो सड़क है ये यहाँ पे बंगाल में एक सोनार गांव है, बंगाल में सोनार गांव है, यहां से आगरा दिल्ली एवं लाहौर, बंगाल के सोनार गांव से आगरा, दिल्ली और लाहौर में तक एक सड़क का निर्माण करवाता है, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था, जिसे क्या नाम दिया था, सड़क ए आजम। सोनारगांव, आगरा, दिल्ली और लाहौर तक ये जो है सड़क ए आजम का निर्माण करवाता है, जिसे अभी क्या नाम दिया जाता है, अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड। इसी का नाम वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड है। अब देखिए शेर शाह के बारे में कुछ अंतिम बातें, इसके द्वारा बनाए गए भवन और इमारत। शेर शाह द्वारा भवन और इमारत जो था वो क्या था, भवन या इमारत जो था शेर शाह के समय, देखिए सबसे पहले इसने जो बनाता है, यह पहला जो है रोहतासगढ़ का किला, सबसे पहले ये रोहतासगढ़ का किला बनवाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो है दिल्ली का पुराना किला, ये दिल्ली का पुराना किला जो है, जो हुमायूं दीन पनाह नामक नया नगर बनाया था, इसी नगर को तोड़ करके शेर शाह सूरी जो है दिल्ली का पुराना किला का निर्माण करता है। उसके बाद इस पुराना किला के अंदर किला एक कोना का निर्माण करवाता है, इसी पुराना किला के अंदर किला एक कोना का निर्माण करवाता है। रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला दीन पनाह नामक नगर जो हुमायूं द्वारा बसाया गया था, इसको तोड़ करके ये जो है दिल्ली का पुराना किला बनवाता है, और दिल्ली के पुराना किला के अंदर किला एक कोना का निर्माण करवाता है। इसने एक बसाया था शेरसूर नगर, ये शेरसूर नगर जो था ये शेर शाह सूरी ही बसाया था, और ये जो था कनौज को तोड़ करके ये शेरसूर नगर शेर शाह सूरी बसाया था। उसके बाद इसने एक था पांचवा, ये पाटलिपुत्र जो था उसको पटना के नाम से बसवाया। पटना जो नाम दिया था वो नाम शेर शाह सूरी ही दिया था। सबसे पहले पाटलिपुत्र के संस्थापक देखा जाए तो उदयन था, लेकिन पटना जो था, पटना नामकरण जो हुआ वो शेर शाह सूरी दिया। पाटलिपुत्र का पुनः स्थापना किया पटना के नाम से। उसके बाद बिहार के सासाराम में इसने स्वयं का मकबरा बनवाया था, स्वयं खुद अपना मकबरा जो है ये शेर शाह सूरी बनवाता है। कहाँ पे, तो बिहार के सासाराम में। और जब ये 1545 ईस्वी में मरता है तो उसको वहीं पे दफनाया जाता है। उसका मकबरा जो है शेर शाह सूरी का सासाराम में ही है। अब देखिए इसके समय एक था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी तो था, इसी के समकालीन कवि था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था, तो ये शेर शाह सूरी के समकालीन था। कौन, मलिक मोहम्मद जायसी।
उसके बाद इसकी अंतिम क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के समय एक इतिहासकार था, हसन अली। हसन अली जो था वो शेर शाह सूरी के समय का इतिहासकार था और इसने जो है तवारीख-ए-दौलत शेरशाही लिखी थी। तवारीख-ए-दौलत शेरशाही। हसन अली जो था शेर शाह सूरी के समय इतिहासकार था और इसने तारीख-ए-दौलत शेरशाही की रचना की। तो अब हुमायूं और शेर शाह सूरी समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम अकबर, शाहजहां, ये सब औरंगजेब, इन लोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।